शशिशेखर एक बार फिर मुस्कुराकर रह गया। भाग 12। राजा साहब की समझ से परे था कि वो राणा कुंवर बहादुर से क्या और किस तरह कहें। अगले दिन राणा कुंवर के आने के उपलक्ष्य में राजमहल में समारोह का आयोजन किया गया था। वहां राणा कुंवर बहादुर के परिवार के साथ ही राजा साहब का भी पूरा परिवार उपस्थित था। तिलोत्तमा भी अपनी सखी शिवप्रिया के साथ आई हुई थी। उस पूरी सभा में शिवप्रिया की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। एक दिन पहले ही वो लोग इस महल में पधारे थे। उस शाम शिवप्रिया राजमहल के मंदिर को ढूंढती हुई वहां गई थी। राजमहल का बगीचा बहुत ही बड़ा था, जहां एक तरफ संगमरमर का शिव मंदिर बना था, वहीं किनारे पर एक कृत्रिम सरोवर बनाया गया था। उस सरोवर में हंस तैर रहे थे, कमल कुमुदिनी डोल रहे थे, हवाएं बह रही थी और शिवप्रिया का मन गुनगुनाने का कर रहा था कि तभी वहां उस दिन का शिकारी चला आया। अब तक शिवप्रिया भी नहीं जान पाई थी कि उस दिन जिसका शिकार उसने छीन लिया था वो इस राज्य के होने वाले राजा शशिशेखर है। वो सरोवर में बैठी पानी के साथ खेल रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। तो आखिरकार हमें ढूंढते हुए आप यहाँ तक चली आई। शिवा ने पलटकर देखा, सामने शशि खड़ा था। आप यहाँ? उसने शशि से सवाल किया। ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ कैसे? हम कैसे नहीं आएंगे भला? हमारी सखी यानी हमारा होने वाला ससुराल है ये। शिवा ने ये बात सिर्फ हंसी मजाक में कह दी थी। उसका तात्पर्य तिलोत्तमा की होने वाली ससुराल से था, लेकिन शशिशेखर कुछ और ही समझ बैठा। उसे लगा राजा साहब ने उसके मन की बात पूरी करने के लिए ही शिवा को उसके परिवार के साथ यहाँ बुलाया है। वो मुस्कुराते हुए शिवा के सामने जा बैठा। तो आपका होने वाला ससुराल है ये? जी हाँ। आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं? बस ये मान लीजिए हम भी इस महल का एक छोटा सा हिस्सा है। तो सैनिक हैं आप इस राजमहल के? आपको हम सैनिक दिख रहे हैं? हाँ, डील डॉल से तो सैनिकों जैसे लंबे और मजबूत काठी के हैं आप। अच्छा, तो राजा और राजकुमार कैसे दिखते होंगे फिर? हमें क्या पता, हमने तो अपने राज्य के राजा राणा कुंवर बहादुर सिंह को ही देखा है। वो तो थोड़े से छोटे से हैं, थोड़े से मोटे से हैं। अपनी बात पूरी कर शिवप्रिया मुस्कुराने लगी। लेकिन राणा साहब दिखने में जैसे भी हो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने कभी भी अपनी पुत्री तिलोत्तमा में और हमें अंतर नहीं समझा। हमारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ तिला के साथ ही हुई है, इसलिए हमें राजपूतों वाले सारे कर्तव्य आते हैं। हम घोड़ा चलाना भी जानते हैं, तलवार चलाना भी जानते हैं, सब कुछ कर लेते हैं हम। लेकिन आप राजपूतानी नहीं है। आपको कैसे पता चला? आपने तो कहा था कि आसपास के राज्य और गांवों में आपकी उम्र की आंखें करने वाली लड़कियां कम हैं, तो बस हमने पता करवा लिया। सैनिक होकर भी आपको इतना सब करने का समय मिल जाता है। जब आपको ब्राह्मण कन्या होकर शिक्षा दीक्षा के अलावा भी क्षत्रिय कर्म करने का समय मिल जाता है, तो हम तो फिर भी क्षत्रिय ही हैं। हर कार्य करने में समर्थ, निपुण। क्षत्रिय होने का घमंड है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि गर्व है कि भगवान ने हमें मानव जाति की रक्षा के लिए चुना है। बातें तो आप बड़ी अच्छी करते हैं, बहुत कुछ है जो हम अच्छा करते हैं। आप हमें जानने की कोशिश तो कीजिए, लेकिन आपके बारे में जानकर क्या मिलेगा हमें? आप जो चाहेंगे आपके चरणों पर अर्पित होगा। देख लीजिए, कहीं हम आपकी क्षमता से अधिक ना मांग बैठे। आप मांग कर तो देखिए, ये क्षत्रिय का वचन है। प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हम अपने वचन से नहीं डिगेंगे। शिवा मुस्कुराकर शशि को देखने लगी। अच्छी बात है, उचित समय आने पर हम अपना वचन आपसे मांग लेंगे, बस भूलिएगा नहीं। वैसे ये राज्य और यहाँ के राजा साहिब के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है। उनके बारे में तो हमारे राज्य में किंवदंतियां बनी हुई हैं, और आज उनके एक सैनिक की बातें सुनकर हमें समझ आ गया कि क्यों यहाँ के राजा की इतनी प्रशंसा की जाती है। क्यों भला? क्या आप हमें बताने का कष्ट करेंगी? अरे आप स्वयं को देख लीजिए, आप एक सैनिक होते हुए भी इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करते हैं। जिस राज्य का सैनिक इतना ईमानदार और कुशल योद्धा और नीतिपरक बातें करना जानता हो, उस राज्य का राजकुमार और राजा कैसा होगा? सोचकर देखिए। हमने तो देख रखा है, इस राज्य के भावी राजा ऐसे कुछ खास नहीं है दिखने में। देखने सुनने से क्या होता है? असली सुंदरता मन में छिपी होती है। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। हमें लगता है कि कन्याएं पुरुषों के रूप और धन पर सर्वाधिक रीझती हैं। ये आपसे किसने कह दिया? बल्कि इस बात का उल्टा होता है। पुरुष हमेशा गोरी और सुंदर कन्या से ही विवाह करना चाहते हैं। कन्या के मन का उनकी ओर ध्यान भी नहीं जाता। हम ऐसे नहीं हैं, हम कन्या का मन देखकर ही विवाह करेंगे। लेकिन हमारे राजा साहब की बात अलग है, वो जरा अलग तरह के हैं। वो जैसे भी हो, लेकिन उनका विवाह तो तय हो चुका है। शिवा की बात सुनकर शशि के मन में एक बार फिर लड्डू फूटने लगे। उसे यही लगा कि उसके पिता ने राजपुरोहित जी से शिवा के रिश्ते की बात कर ली है। वो बड़ी प्रसन्नता से अगले दिन होने वाले जलसे के विषय में सोचने लगा। क्या हुआ? आपके विचारों में गुम हो गए? कुछ नहीं, कल होने वाले समारोह के बारे में सोच रहे थे। कल राजमहल में आप सभी के आगमन हेतु, आपके स्वागत हेतु समारोह है। आप भी रहेंगे वहाँ? बिल्कुल रहेंगे। हो सकता है कि इसी समारोह में दोनों रियासतों के बीच रिश्ते की नींव गढ़ी जाए। शशिशेखर एक बार फिर मुस्कुराकर रह गया। वो जितना अपने मन को संभालने की कोशिश में लगा था, उतना ही सामने बैठी शिवा को देखकर उसका मन डिगा जा रहा था। चेहरे पर इधर उधर उड़ती लट्टों को समेटने को बार बार उसकी उंगलियां आतुर हो रही थी। शिवा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर लगातार देखने रहने को उसकी आंखें उत्सुक हो रही थी। शशिशेखर को लगा अगर वो कुछ देर और यहाँ बैठ गया तो कहीं कोई भूल न कर बैठे। इसी से उठा और अचानक मुड़कर महल की ओर चला गया। शिवा उसे जाते हुए देखती रही। अजीब आदमी है, बिना कुछ कहे अचानक ही चला गया। मुस्कुराकर वो वापस सरोवर के पानी से खेलने लगी। लेकिन अब तक उसे सरोवर के पानी में बार बार उस अपरिचित युवक की झलक नजर आ रही थी। जाने क्यों शिवा का मन भी उसे वापस एक बार एक झलक देखने को आतुर होने लगा। लेकिन उसने अपने मन को धीरे से समझा लिया। कल के समारोह में तो सैनिकों की भी उपस्थिति होगी कहीं ना कहीं, किनारे खड़ा वो भी कहीं ना कहीं दिखी जाएगा। ये सोचकर मुस्कुराते हुए वो अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। समारोह में तिलोत्तमा के साथ बैठी शिवप्रिया पर ही सबकी दृष्टि गड़ी जा रही थी। तीनों रानियां मंथर गति से चलती हुई तिलोत्तमा और शिवा तक पहुंच गई। दोनों कन्याओं को आशीर्वाद देने के साथ ही वह तीनों वहां खड़ी तिलोत्तमा की मां से बातों में लगे। बातों ही बातों में तिलोत्तमा की मां ने तिलोत्तमा के शशिशेखर से विवाह के लिए तीनों महारानियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। किंतु ये सुनते ही तीनों रानियां एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें लगा कि राजा साहब एक दिन पहले ही राणा कुंवर बहादुर सिंह से शशिशेखर के मन की बात बता चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था। भीड़ भाड़ और आगंतुकों के बीच सभी व्यस्त थे, और उसी समय राजा साहब ने एक औपचारिक घोषणा करते हुए राजकुमार शशिशेखर को सामने बुलवाया और सबसे उनका परिचय करवाने के बाद उनके राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। सभी आगंतुकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। राणा कुंवर बहादुर भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर उन्होंने शशिशेखर को गले लगा लिया। तिलोत्तमा भी प्रसन्न थी। इन सभी की प्रसन्नताओं से अलग शिवा आंखें फाड़े शशि को देख रही थी। कल तक जिसे एक सामान्य सा सैनिक समझकर वो उस पर अपना दिल हार बैठी थी, आज एकदम से उसे इस राज्य के भावी राजा के पद पर देखकर चकित रह गई थी। भावुकता में उसकी आंखों में पानी चला आया था। उसने अनजाने में ही कितनी बदतमीजी से राजा शशिशेखर से बातें की थी। अब उसे अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा था, और साथ ही इस बात का दुख भी हो रहा था कि उसने ऐसी अप्राप्य वस्तु का मन ही मन पारण कर लिया जो कभी उसके नसीब में थी ही नहीं। उसे कल तक यही मालूम था कि तिलोत्तमा का विवाह यहाँ के भावी राजा से होना प्रस्तावित है, तो इसका मतलब तिलोत्तमा का विवाह शशिशेखर से ही होना है। उसकी आंखों से दो बूंद आंसू छलक पड़े। वो उस सभा से निकलकर बाहर जाने के लिए धीमी गति से कदम बढ़ाते पीछे हटने लगी कि तभी शशिशेखर ने बोलना शुरू किया। आज आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और हमारे राज्याभिषेक की घोषणा पर आप सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की, इसलिए हम आप सबके आभारी हैं। जैसा कि हमारे पिता ने घोषणा की है कि अगले महीने वो हमें राजगद्दी सौंप देंगे, हम उनकी इस घोषणा का सम्मान करते हैं।
और ईश्वर के साथ साथ आप सभी को साक्षी मानकर ये प्रण लेते हैं कि जब तक इस गद्दी पर रहेंगे, इस राज्य की और आसपास के सभी राज्यों की सुरक्षा का दायित्व हमारे कंधों पर होगा। राजकुमार शशि शेखर के ऐसा कहते ही पूरी सभा में करतल ध्वनि बजने लगी। राजा साहब स्वयं आगे बढ़कर शशि शेखर के माथे पर तिलक लगाकर एक बार फिर सभासदों की ओर प्रस्तुत हुए। आज हम ये भी घोषणा करना चाहते हैं कि हमारे पुत्र शशि शेखर का हम शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करने वाले हैं। कन्या उसने खुद पसंद की है और हम उसकी इच्छा का सम्मान करते हैं। हम और हमारी रानियों ने मिलकर तय किया है कि हमें अपने पुत्र की इच्छा का पूरा सम्मान करना चाहिए और इसलिए हमने एक बहुत छोटे से और व्यक्तिगत समारोह में सगाई को संपन्न करने का निर्णय लिया है। बाकी के राज्यों से हमारे संबंध अच्छे जरूर हैं, लेकिन राणा कुंवर बहादुर से हमारे संबंध सिर्फ मित्रवत ही नहीं बल्कि भ्रातावत हैं। हम उन्हें अपना भाई समझकर ही आज के इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर पाए हैं। राजकुमार शशि शेखर के विवाह में अवश्य सारे रजवाड़ों को आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन आज का यह कार्यक्रम पूर्णतया व्यक्तिगत है और इसलिए इसमें हमारा और हमारे प्रिय भाई समान सखा राणा कुंवर बहादुर साहब का परिवार ही उपस्थित है। राजा साहब ने मछली रानी की तरफ नजर डाली। मछली रानी तुरंत सोने के थाल में गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर रखी हुई अंगूठी लिए शशि के पास पहुंच गई। शशि ने मुस्कुराकर वो अंगूठी उठाई और राजकुमारी तिलोत्तमा की तरफ बढ़ने लगी। शशि शेखर का परिचय पाने के बाद जब शिवप्रिया वहां से निकलने को हुई, तब तिलोत्तमा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ये कहकर बिठा लिया कि हमें इस वक्त अकेला छोड़कर मत जाइए, हमें डर लग रहा है। अपने आंसुओं को बड़ी कठिनता से रोककर शिवा तिलोत्तमा का हाथ थामे चुपचाप जमीन की ओर देखती बैठी रही। इसके बाद उसके कानों में न राजा साहब की कोई बात पड़ी न शशि शेखर की। उसकी समझ से परे था कि उसके प्रेम की अवधि इतनी छोटी सी क्यों है। पहली बार उसकी आंखों को और उसके मन को कोई पुरुष भाया था जिसे आज तक वो एक साधारण व्यक्ति समझकर प्रेम करती आई थी, वो इस राज्य का राजा निकला। सबसे बुरी बात थी कि उन राजा का संबंध उसकी सबसे प्रिय सखी के साथ होने जा रहा था। क्या वो जिंदगी भर अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और के साथ बनता देख पाएगी? शिवा अपने विचारों में खोई हुई थी कि शशि शेखर उन दोनों के सामने आकर खड़े हो गए। शशि को देखते ही तिलोत्तमा भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने शिवा का हाथ थाम रखा था, इसी से शिवा को खड़ा होना पड़ा, पर अब भी शिवा की आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी। क्या आप अभी मुझे नहीं देखेंगी? शशि शेखर के सवाल पर चौंक कर शिवा ने ऊपर दृष्टि उठाई। उसकी आंखें थोड़ी और बड़ी हो गई क्योंकि शशि शेखर उसके हाथों की तरफ अंगूठी बढ़ाए खड़ा था। शिवा ने चौंक पर तिलोत्तमा की ओर देखा। तिलोत्तमा खुद अचरज में डूबी कभी शशि शेखर को और कभी शिव को देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? तिलोत्तमा तो मैं हूँ, आपका विवाह तो मुझसे होने वाला है ना। मुझे क्षमा करें राजकुमारी तिलोत्तमा, लेकिन ये विवाह मेरी इच्छा से संपन्न हो रहा है और मैं आपकी सखी शिवप्रिया से विवाह करना चाहता हूँ। इस संबंध में कल रात ही मेरे पिता ने इनके पिता से यानी आपके राजपुरोहित से भी बात कर ली है। तिलोत्तमा तड़प कर रह गई। अगर ये बातचीत कल रात में ही कर ली गई थी तो उसे इन सब बातों से अनभिज्ञ क्यों रखा गया? उसने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन उसके पिता भी इस तरह बैठे थे जैसे ठगे रह गए हों। शायद उन्हें भी इन बातों का भान नहीं था। तिलोत्तमा क्षत्राणी थी, उसमें अहंकार तो था लेकिन असभ्यता नहीं थी। अपने मन को समझाकर जहर का कड़वा घूंट पीकर वो शिवप्रिया के साथ चुपचाप खड़ी रही। राजा शशि शेखर को देख शिवप्रिया के मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। उसने अपने पिता की ओर देखा, उन्होंने अपने स्थान से ही हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दे दिया। उनकी मुस्कान से निश्चिंत होकर शिवप्रिया ने एक नजर तिलोत्तमा पर डाली। तिलोत्तमा ने अपने आप को संभालते हुए उसके कंधों पर स्नेह भरा हाथ रख दिया। आगे बढ़ो शिवा, राजकुमार शशि शेखर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। हमने तो कुछ और सोच लिया था, लेकिन हमारे गलत सोच लेने से राजकुमार शशि शेखर को तो गलत नहीं ठहराया जा सकता ना। उनके मन पर तो तुम ही छाई हो, तो फिर तुम्हें छोड़कर हमसे विवाह कर लेना कैसी नीति हुई भला? चल अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तिलोत्तमा ने शिवप्रिया का हाथ आगे बढ़ा दिया और शशि शेखर ने शिवप्रिया की उंगली में अपने प्रेम की मोहर पहना दी। चारों तरफ से उन दोनों पर पुष्प वर्षा होने लगी और ये नूतन जोड़ा मुस्कुराकर सबका अभिवादन कर आशीर्वाद लेने लगा। राजपुरोहित ने वही दोनों की कुंडलियां निकालकर तुरंत ही विवाह का शुभ मुहूर्त भी बता दिया। आज से ठीक 10 दिन बाद मुहूर्त स्थिर हुआ और पूरी सभा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लेकिन इस सबके साथ एक कोने में बैठे राणा कुंवर बहादुर के सीने पर सांप लूट गए। ऐसा सोने सा लड़का और ऐसे हीरे जवाहरात सा राज्य उनके हाथों से यूं फिसल जाना वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें राजा अभ्युदय सिंह की गोलमाल बातों पर शुरू से विश्वास नहीं था। राजा अभ्युदय कभी भी अपनी बात को साफ और सीधे शब्दों में नहीं रखते थे। उन्होंने जब राणा कुंवर को आमंत्रित किया तब भी ये बात नहीं बताई कि उनका पुत्र उनके राजपुरोहित की बेटी से विवाह करना चाहता है। वो बेटी जिसे आज तक उन्होंने तिलोत्तमा के बराबर सम्मान दिया था, उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी थी, आज उनके मुंह पर कालिख पोतकर चली गई। उसी कन्या के कारण ही तो उनकी हीरे से लड़की बैठी रह गई और शशि शेखर जैसे वांछनीय युवक ने उनकी बेटी को त्याग कर शिवा का हाथ थाम लिया। क्या ये उनके चेहरे पर तमाचा नहीं था? अगर यही करना था तो राजा अभ्युदय उन्हें पहले ही सूचित कर सकते थे। वो तो अपनी सारी तैयारियों के साथ यहाँ आए थे कि उन्हें तिलोत्तमा और शशि शेखर की सगाई करनी है, लेकिन यहाँ बात ही पलट गई। किसी दूसरे राज्य में आकर उसकी सभा में उसका अपमान करने वाला राजा हमेशा ही बेवकूफ होता है, क्योंकि अगर यहाँ राणा कुंवर बहादुर आवाज उठाते तो उनकी आवाज दबाने के लिए राजा अभ्युदय के एक से एक शूरवीर सैनिक, सैन्य सलाहकार और मंत्री उपस्थित थे। आवाज उठाने के बदले उन्हें कटार मिलती और उनके पीछे उनकी बेटी के भविष्य क्या होता, इससे वो अनभिज्ञ नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रखकर उस सभा में अपने चेहरे पर ग्लानि और विषाद नहीं आने दिया। सबसे हंसते बोलते राणा कुंवर बहादुर पूरी तरह से औपचारिकता का निर्वाह करते हुए बस अगली सुबह का इंतजार कर रहे थे। अगले ही दिन उन्होंने राजपरिवार से आज्ञा ली और अपने लाव लश्कर के साथ अपनी रियासत को लौट गए और साथ ले गए जलन, द्वेष और बदले की भावना की जलती हुई चिंगारियां, जो जल्दी ही राजा अभ्युदय के अंत का कारण बनने वाली थी। भाग 13। विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर्षोल्लास के साथ तीनों रानियां अपने राजकुमार के लिए क्या क्या न कर लेने की स्थिति में थी। नगर भर की सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं से महल अटा पड़ा था। सारा महल लगदग करता नई दुल्हन सा सजा इतला रहा था। इन सारी तैयारियों के साथ ही तैयार हो रही थी एक सुसज्जित नौका। ये नौका विशेष रूप से तैयार की जा रही थी जिसमें राजकुमार शशि शेखर अपनी दुल्हन को लेने मय बारात जाने वाले थे। 21 नावों में बारात जाने वाली थी और सब एक से एक बढ़कर सुंदर सुसज्जित थी। लेकिन राजकुमार के लिए तैयार की जाने वाली नाव कुछ विशेष यत्न से तैयार की गई थी। विवाह को कुछ दिन बाकी थे। एक शाम अपने रोज के अभ्यास से शिवा मंदिर में आरती करने के बाद सबको आरती देती आगे बढ़ी तो सामने शशि शेखर को खड़ा पाया। उन्हें सामने देख वो कुछ पल को छिटक कर रह गई। क्या हुआ? आपने हमें पहचाना नहीं क्या? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप अपने बचपन से ही ऐसी हैं या अभी भी कुछ विशेष हुआ है आपके साथ? जी मतलब आप हमेशा सवाल के जवाब पर सवाल ही रख देती हैं, तभी जवाब भी दे दिया कीजिए। शिवा के चेहरे पर हंसी खेल गई। दोनों मुस्कुराते हुए हंसते हुए मंदिर से बाहर निकलकर झील के किनारे पहुंच गए। शशि के लिए ये समय अनमोल था। वो इन क्षणों को शिवा की गुलाबी सुंदरता में मोहित होता व्यतीत करना चाहता था। चलते चलते उसने शिवा का हाथ धीमे से छूना चाहा कि शिवा ने हाथ बांध लिए। उसके नख कुछ ज्यादा ही तीक्ष्ण थे और वो सदा इसी प्रयास में रहती कि गलती से भी शशि को उसके नख न चुभ जाए। वहां सीढ़ियों पर बैठे वो दोनों बातें कर रहे थे कि उधर से गुजरती तिलोत्तमा भी वहीं चली आई। अरे राजकुमार शशि शेखर, आप हम बड़े अच्छे समय पर आए हैं, आपसे भेंट हो गई, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं कहाँ? चलिए महल चलिए, अब आप हमारे विशेष मेहमान हैं। शशि तो शिवा से मिलकर लौट जाना चाहता था, लेकिन तिलोत्तमा के कारण उसे महल में भी जाना पड़ा। वह राजा साहब से शशि ने मुलाकात की और कुछ अत्यावश्यक कार्य बताकर वहां से निकल गया।
शशि को ये बात उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन यही सोचकर कि वो कौन सा पहले से बताकर आया है, उसने अपने मन को मना लिया। महल के सुसज्जित कक्ष में उसे बैठाने के बाद तिलोत्तमा शिवा को साथ लेकर निकल गई। कुछ देर बाद तिलोत्तमा तो वापस आ गई, लेकिन शिवा ने शशि के चेहरे पर सवालिया आंखें देख तिलोत्तमा हंस दी। जी कुछ समय तो दीजिए कुंवर साहब, हम सब भी आपका सत्कार करना चाहते हैं। तिलोत्तमा शशि से बातों में लगी थी, लेकिन शशि का मन का कोना कहीं दूर अटका पड़ा था। आखिर शिवा कहाँ रह गई थी? कुछ देर बाद ही शिवा महल की सहायिकाओं के साथ वहां चली आई थी। तिलोत्तमा ने उसे आग्रह कर उसे अपने कपड़े और गहनों से सजा दिया था। शशि शिवप्रिया को देखते ही देखता रह गया। वो धीमे से उसके कदमों तक चली आई। ये देखिए, इसलिए आपकी प्रिया को हम लेकर गए थे, जिससे उसे आपके अनुकूल बना सके। अब लग रही है ना शिवा राजकुमार शशि शेखर की पत्नी बनने योग्य। शशि शेखर को शिवा हर रूप में प्यारी थी, और इसलिए वो अब भी उसे देखने का मोह छोड़ नहीं पा रहा था। उससे महंगे कपड़ों और गहनों का कोई योगदान नहीं था। हमारी योग्यता सदा से ही है और रहेंगी, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। शशि की बात सुन तिलोत्तमा का चेहरा बुझ गया, लेकिन उसने फिर एक नया राग शुरू कर दिया। हमने तो जिस दिन से आप दोनों का विवाह निश्चित हुआ है, उसी दिन से तय कर लिया था कि शिवा को हम हमारी जैसी बनाने का भरसक प्रयास करेंगे और आपके योग्य बनाकर ही मानेंगे। अब देखिए, लग रही है ना हमारी जैसी, राजसी वस्त्र हैं, गहने हैं। अब शिवा लग रही है जैसे कहीं की राजकुमारी हो। शशि ने अब शिवप्रिया को जरा ध्यान से देखा। उसके चमकीले लगदग वाले कपड़ों और गहनों की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया। शिवप्रिया तो हमेशा से ही सुंदर थी और है, लेकिन आज उस बनाव सिंगार से उसका रूप कहीं छिप गया था। शशि का मन बुझ गया, क्योंकि शिवा के बनावटी आडंबर से शिवा का मनोहारी रूप दिखाई नहीं दे रहा था। और शशि को यह भी लगा कि शिवा प्रसन्न नहीं दिख रही। शिवा स्वयं भी अपने इस अति आले प्रलेप से बहुत प्रसन्न नहीं दिख रही थी। पर अब वो दोनों तिलोत्तमा के मेहमान थे, उन दोनों के पास कोई उपाय ही नहीं बचा था। वो शाम बीत गई और शशि वापस लौट गए, लेकिन जिस उत्साह से, जिस प्रयोजन से वो अपनी प्रेयसी से मिलने गए थे, वो पूरा नहीं हो पाया। पर उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि तिलोत्तमा उनके और शिवा के विवाह से उतनी प्रसन्न है नहीं जितना कि दिखाती है। उन्होंने इस बारे में एक पत्र शिवा के लिए लिखकर अपने विश्वास पात्र के हाथ शिवा के पास भेजा भी, लेकिन ईश्वर का अच्छा कहें या समय का फेर कि वो पत्र भी तिलोत्तमा के हाथ ही लग गया। और शशि के मन का संशय तिलोत्तमा को मालूम चल गया। वो पहले से ही अपमान की अग्नि में जल रही थी, अब उसकी जलन पर और घी पड़ गया। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा था। गाजे बाजे, हाथी घोड़ों के साथ बारात राणा कुंवर बहादुर के राज्य में प्रवेश कर चुकी थी। जनवासी में बारात के स्वागत के बाद जलपान का कार्यक्रम चल रहा था कि राजकुमार शशि के पास एक छोटा सा लड़का पत्र लिए चला आया। राजकुमार शशि शेखर जी, आपको याद होगा कि उस शाम सरोवर पर जब हमारी आपसे भेंट हुई थी, तब आपने हमसे हमारी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने को कहा था। आज हम आपसे आपका उस दिन का वचन ही मांगना चाहते हैं। तिलोत्तमा हमारी प्रिय सखी है, सबसे प्रिय। आप हमारे लिए उससे विवाह कर लीजिए। हम आपका आभार कभी नहीं भूलेंगे और आप दोनों के जीवन से सदा के लिए दूर चले जाएंगे। पत्र को पढ़ते ही शशि शेखर का सारा उत्साह उड़न छू हो गया। कुछ सोचकर वो अंदर अपने कमरे में जाने को मुड़ा कि वही पोखर के पास एक पुराने पीपल के चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग ने उसे आवाज लगा दी। चेहरे मोहरे से वो बेहद वृद्ध दिखाई पड़ते थे। केशों में जटाजूट बन चुके थे, वस्त्र जीर्ण शीर्ण थे, लेकिन आते जाते लोगों की कृपा से कंबल आदि उनके आसपास रखे थे। एक तरफ किताबों का अंबार सजा था। यूं प्रतीत हो रहा था जैसे वो सदियों से वहीं उस चबूतरे पर रह रहे हों। उनकी आवाज सुन उन्हें किसी और चीज की जरूरत तो नहीं, ये सोचकर शशि उन तक पहुंच गया। जी आपको कुछ चाहिए गुरुवर? हमें नहीं, तुम्हें हमारी आवश्यकता है। जी हम समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? वो तुम्हारी इस जन्म की नहीं, जन्म जन्म की संगिनी है, लेकिन वो भी इस बात से अनभिज्ञ थी, इसलिए तो राज षड्यंत्र का हिस्सा बन बैठी। जी गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? राजकुमार, अपनी क्षमताओं को पहचानो। आप खुद भी नहीं जानते कि आप कितने सशक्त हैं। आप अगर राजा बनते हैं तो आसपास की बहुत सी रियासतों को आपके सामने झुकना पड़ेगा, और इसलिए ये विवाह करवाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि आप विवाह के बाद सुखपूर्वक रह सकते हैं, बल्कि ये आपको मारने का षड्यंत्र है। शिवप्रिया कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि विष कन्या है। बहुत पहले राजा महाराजा अपने राज्य में इस तरह की विष कन्याओं को पालते पोसते थे। उसी परिपाटी को आगे ले जाते हुए राणा कुंवर बहादुर ने इस कन्या शिवप्रिया का भी पालन पोषण किया। बाल्यावस्था से ही इसे अत्यल्प मात्रा में हलाहल और कालाकूट विष देकर इसके पूरे शरीर के रक्त को विष में बदल दिया गया है। जब तुम्हारे पिता ने राणा कुंवर की पुत्री के लिए तुम्हारा रिश्ता भेजा, तब राणा कुंवर की बाछें खिल उठी और उन्होंने अपने षड्यंत्र का पहला कदम उठाया। जब आखेट के लिए तुम जंगल गए थे, तब शिवप्रिया का तुमसे मिलना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची विचारी साजिश थी, और उस भयानक षड्यंत्र की शुरुआत थी। तुम उसे देखते ही उसके रूप के जाल में फंस गए। ऐसा ही तो राणा कुंवर बहादुर, उनके राजपुरोहित और उनके सैन्य अधिकारी और उनकी राजकन्या चाहती थी। शिवप्रिया राज परिवार की पोषिता है, राजपुरोहित की बेटी नहीं। बाल्यावस्था से ही उसका पालन पोषण राजमहल के खर्चे पर करवाया गया और उससे इसी तरह से काम में लिया गया। उसके लिए ऐसा करना कोई नया कार्य नहीं था, और ना ही तुम कोई पहले युवक थे। उसने तुम्हें अपने रूप के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया, लेकिन इस बार शिवप्रिया के साथ धोखा हो गया। राणा कुंवर बहादुर ने जाने कितने अपने दुश्मनों का सफाया शिवप्रिया की सहायता से चोरी छिपे करवाया होगा, लेकिन इस बार उनके विचारों से उलट शिवप्रिया को तुमसे प्रेम हो गया है, और प्रेम भी ऐसा हुआ है कि उसे तुम में अपना जीवन साथी नजर आने लगा। लेकिन विडंबना ये थी कि वो तुमसे विवाह करके तुम्हें एक सुखी जीवन देने के बजाय तुम्हें मृत्यु देती। इसलिए जिस दिन से तुम दोनों का विवाह स्थिर हुआ है, उसी दिन से वो परेशान रहने लगी कि किस तरह से तुम्हारी मृत्यु को टाल सके, और इसलिए उसने तिलोत्तमा के आसपास तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाने शुरू कर दिए, जिससे तिलोत्तमा को तुमसे प्रेम हो जाए और तुमसे अनुनय विनय करके वो तुम्हारा विवाह तिलोत्तमा से करवा दे। क्योंकि अगर तुम्हारा विवाह तिलोत्तमा से हो जाता है तो राणा कुंवर अपनी पुत्री के सुहाग को समाप्त नहीं करना चाहेंगे, और इस तरह तुम्हारा जीवन बच जाएगा। शिवप्रिया ने यह भी सोच रखा था कि जिस दिन तुम दोनों का विवाह हो जाएगा, वो दोनों राज्यों के बीच स्थित नदी में जल समाधि ले लेगी और अपने जीवन को समाप्त कर देगी, और इसलिए उसने ये पत्र लिखा है। तुम बुद्धिमान हो, नीति मर्मज्ञ हो, और भली प्रकार सोच समझकर कोई निर्णय लो, लेकिन ये जान लो कि अगले 7 जन्मों तक तुम शिवप्रिया से बंध जाओगे, अगर आज तुम्हारे फेरे उसी के साथ संपन्न हो गए। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन पंच तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर बना है, और यही पंच तत्व हमारे विवाह में हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। एक जोड़ा ऐसे ही तो पूर्ण होता है, जिसमें जिस तत्व की कमी होती है दूसरा अपने तत्व से उसे संपूर्ण कर देता है। उन अग्नि के फेरों को कम मत समझना। अग्नि के फेरे होते ही मनुष्य का नसीब पलट जाता है। तुम दोनों का भाग्य एक दूसरे के साथ लिखा है, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा साथ कहां तक लिखा है ये मैं नहीं बताऊंगा। अब जाओ यहाँ से, जाओ और विवाह के लिए तैयार हो जाओ। उन वयोवृद्ध गुरुवर की बातें सुनकर आश्चर्य से राजकुमार कुछ समय के लिए शांत खड़े रह गए। उन्होंने तो सच्चे हृदय से उससे प्रेम किया था, और उसने भी उनके साथ क्या गलत किया? वो भी तो उनका जीवन बचाना ही चाहती थी, इसलिए तो वो इतने जतन किए जा रही थी। ये सब तो ईश्वर की इच्छा ही थी कि वो शिवप्रिया से मिले, उससे प्रेम हो, तो अब इस सब में उसकी क्या गलती? इसलिए ही शायद आज तक इतना प्रेम होते हुए भी वो उनसे सदा एक दूरी बनाए रखती थी। राजकुमार शशि ने कठोर निर्णय स्वयं के लिए ले लिया और आगे बढ़ ही रहे थे कि वापस उन गुरुवर से कुछ पूछने मुड़ गए, लेकिन सिर्फ इतनी सी देर में वो वहां से जा चुके थे। राजकुमार शशि थमकर खड़े हो गए। अभी तक तो यहीं थे, अचानक सिर्फ कुछ पलों में गायब हो गए। विचार मग्न शशि आगे बढ़ ही रहा था कि सामने आते एक लड़के से टकरा गया, और वहीं कुछ बैठे लोगों ने उसे टोक दिया, अरे संभल कर चलिए, यहाँ रास्ते बहुत चल भरे हैं। उन लोगों को वहां बैठा देख शशि ने उन्हीं से उन गुरुवर के बारे में पूछा। अभी कुछ देर पहले यहाँ एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, अचानक कहाँ चले गए? क्या आप में से किसी ने उन्हें जाते देखा? लोग आश्चर्य से शशि का चेहरा देखने लगे।
किसकी बातें कर रहे हैं आप राजकुमार? और आपको तो विवाह के लिए निकलना है। आप जनवासी से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो हमें उन्होंने रोक लिया था, उन्हीं से कुछ बातें चल रही थी। वो लोग आश्चर्य से कभी राजकुमार को, कभी उस बूढ़े पीपल को देख रहे थे। वहाँ तो सालों से कोई नहीं बैठा राजकुमार, ऐसा कैसे संभव है? अभी कुछ क्षण पहले हमने उनसे बात की है, वो बहुत वृद्ध जान पड़ते थे। ऐसा लगा 82-83 वर्ष के तो होंगे। बालों में जटाजूट थे, वस्त्र भी अस्त व्यस्त थे, लेकिन पुस्तकें एक और सुसज्जित रखी थी, वेद और पुराणों की पुस्तकें। उनमें से एक ने शशि की बात को पूरा कर दिया, जिसे सुन शशि ने हामी से हिला दिया। वहाँ बैठे लोग समझ चुके थे कि शशि से कुछ देर पहले बात करने वाले वयोवृद्ध सज्जन कौन थे। शशि की आंखों में प्रश्न देख उनमें से एक ने कहना शुरू किया, राजकुमार, आपने अभी जिनसे बातें की उनकी आयु 82-83 वर्ष नहीं, बल्कि 1100 वर्ष की थी। यहाँ रहने वाले बहुत सारे पुराने लोग कहते हैं कि वो बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को सिद्ध कर लिया था। वो बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे। उन्हें खगोल शास्त्र में इतनी रुचि थी कि सारा दिन बैठकर सिर्फ ग्रहों की गणना ही करते रहते थे। ग्रहों की चाल के आधार पर कब वर्षा होगी, कब भीषण अकाल पड़ेगा, सब बता दिया करते थे। उन्होंने ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, गणना, हस्तरेखा आदि पर इतने शोध किए कि वो धीरे-धीरे त्रिकालदर्शी हो गए। वो अब सिर्फ भविष्य ही नहीं, अपना भूत भी देख सकते हैं। उन्होंने अपने संचित ज्ञान को एक पुस्तक का रूप दिया और उसे अपने घर के मंदिर में छिपा लिया, क्योंकि उन्हें भय था कि पुस्तक किन्हीं गलत हाथों में आ गई तो कलह का कारण बनेगी। अभी वो गुरुवर कहाँ हैं? अभी वो कहाँ जीवित हैं? उनका देहावसान हुए तो 300 साल से अधिक व्यतीत हो गए। अगर उनका देहांत हो गया है तो फिर वो हमसे कैसे? शशि की बात आधी ही रही, एक व्यक्ति बोल पड़ा, वही तो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली थी। उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अब किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। आप में अवश्य ही उन्हें कुछ विशेष दिखा होगा, इसलिए उनकी आत्मा अब तक चली आई। वैसे इतने सालों में तो उनकी आत्मा कभी नहीं आई। अगर उनकी आत्मा आपसे मिलने आई है, इसका तात्पर्य है कि आप विशेष नहीं, महाविशेष हैं। राजकुमार शशि के चेहरे पर मुस्कान तेराई। वे विशेष नहीं है, बल्कि उनका और शिवप्रिया का प्रेम निराला और अनूठा है। इसलिए इतनी महान आत्मा को उनके मिलन की प्रस्तावना बुनने आना पड़ा। मुस्कुराते हुए शशि अपने विवाह मंडप की ओर चल पड़े। भाग 14। राजकुमार शशि ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। वो चुपचाप अपने कक्ष की तरफ गए और एक पत्र लिखने लगे। प्रिय, जैसा तुमने हमारे लिए सोच रखा है, उससे अलग हम भी कहाँ सोच पाएंगे। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन तुम दुल्हन के वेश में मंडप तक आना और उसके आगे क्या और कैसे करना है हम देख लेंगे। पत्र उसी लड़के के हाथ से वापस भेज शशि तैयार होकर वहीं स्थित शिव मंदिर दर्शनों के लिए चला गया। विवाह मंडप पर शशि और शिवप्रिया आमने सामने थे। शिवा ने शशि की तरफ देखा, एक बार देखा तो वो उसे ही देख रहा था, अपलक, निर्निमेष। शिवा ने आंखें घबराकर झुका ली। कुछ देर बाद दोनों का परिणय संस्कार शुरू हुआ और पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ ही दोनों की सप्तपदी संपन्न हो गई। शिवप्रिया बस सोचती रह गई कि राजकुमार शशि आखिर क्या करेंगे। उसे छोड़ देंगे और तिलोत्तमा से विवाह कर लेंगे, लेकिन उसकी सोच से उलट उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो दोनों 7 जन्मों के अटूट बंधन में बंध गए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति और पत्नी हैं तथा आज से आप 7 जन्मों के इस अटूट बंधन में बनते हैं। पंडित जी की अपनी बात समाप्त करते ही वहीं बैठे किसी ने उत्सुकतावश सवाल किया, ये तो कहने की बात रहती है ना पंडित जी, क्या 7 जन्मों का बंधन असल में भी होता है? मानो तो सब सत्य है, अन्यथा जगत मिथ्या। मैं मानता हूँ कि विवाह के पवित्र बंधन में और परिणय सूत्र में बंधने वाले जोड़ों में अगर इतना प्रेम है तो वो जीवन की सारी कठिनाइयों के बाद भी, मृत्यु की अटलता को झुटला कर भी जन्म जन्म पर्यंत एक दूसरे के जीवन साथी बनते हैं। जीवन भर साथ निभाने वाला ही जीवन साथी कहलाता है। विवाह संपन्न होते ही विदाई की तैयारियां प्रारंभ हो गई और शिवप्रिया को उसकी सखियां अपने साथ अंदर ले गई। भीतर कक्ष में जाते ही शिवप्रिया के अंदर का लावा तिलोत्तमा के सामने फूटी पड़ा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है राजकुमारी जी, हमें ये विवाह नहीं करना था, हम राजकुमार को नहीं मार पाएंगे। अब तक राणा कुंवर भी वहां पहुंच चुकी थी। ये क्या कह रही हो शिवप्रिया? क्या जानती हो कि तुम्हारा ऐसा करना राजद्रोह माना जाएगा? जी राजा साहब, राजद्रोह मानकर हमें मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन हमसे राजकुमार की हत्या नहीं हो पाएगी, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। राणा कुंवर बहादुर ने जितनी कड़वी बातें शिवप्रिया को सुना सकती थी सुना ली। वो चुपचाप बैठी सुनती रही, लेकिन उसके निर्णय पर इनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। गुस्सा और अपमान में जलते राणा साहब बाहर चले गए। बाड़मेर के उस ऊंचे पूरे महल में राजकुमार की मृत्यु का षड्यंत्र बुना जाने लगा और शिवप्रिया सब कुछ जानती हुई भी चुप बैठी अपने प्रारब्ध को कोसती रही कि आखिर क्यों उसका जन्म हुआ, क्यों उसे इतना रूप दिया भगवान ने कि उसके माता पिता से इस महल ने उसे मांग लिया। देश रक्षा करने के लिए उसके माता पिता ने उसकी बलि चढ़ा दी। हालांकि कुछ समय बाद ही वो दोनों जीवित नहीं रहे और उस महल ने पूरी तरह से शिवा को गोद ले लिया। बचपन से महलों में दौड़ती भागती शिवा बड़े होते होते स्वयं को उस महल की ऋणी मान बैठी, लेकिन महल उसे ऐसे ऋण चुकाएगा ये उसने सोचा भी नहीं था। अपनी सोच में गुम एक बार पूरे महल को उसने जी भर कर देखा। जाने क्यों मां के जाने के बाद ये महल ही उसे अपनी मां सा लगने लगा था। ममता से दीवारों पर हाथ फेर उसने हर एक ईंट, पत्थर, हर एक झरोखे, दरवाजों, मीनारों, गुंबदों से जाने की अनुमति ली और कमरे से बाहर चली आई। विदाई की घड़ी आ गई थी और सबसे एक बार मिलकर शिवप्रिया नौका में जा बैठी। उसके पीछे राजकुमार भी सबसे भेंट कर नौका में चले आए। उन्होंने जाने से पहले तिलोत्तमा से भेंट की, अगर हमारे कारण आपके हृदय को किसी भी तरह की ठेस लगी हो तो हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम में व्यक्ति सच में अंधा हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की बात और कार्य का बुरा नहीं मानना चाहिए। मुस्कुराकर शशि तो आगे बढ़ गए, लेकिन तिलोत्तमा का हृदय कसमसा कर रह गया। वो स्वयं भी अपने हृदय की पीड़ा समझ नहीं पाई। नौका में शशि के सवार होते ही उसे मल्लाहों ने आगे बढ़ा दिया। राजकुमार शशि शेखर ने तट पर खड़े लोगों की ओर हाथ जोड़ दिए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट को अपनी आंखों से देखती तिलोत्तमा ने उन्हें जोर से आवाज लगा दी, आगे मत बढ़िए राजकुमार, आपकी नौका में छिद्र कर दिया गया है जिससे आप और शिवप्रिया डूब जाएं। नौका इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि तिलोत्तमा की बातें हवा में तैरती गई और शशि की नाव दूर चली गई। लेकिन कुछ अस्पष्ट सी बातें शशि के कानों में पड़ी। शशि और शिवा किनारे ही खड़े थे। शशि ने शिवा की ओर देखा, क्या तुम्हें तैरना आता है? शिवा ने नाम में सिर हिला दिया, सब कुछ सीख लिया हमने राजकुमार, बस यही चुक गए। जब भी हमने ये विद्या सीखनी चाहिए हमारे नाक मुंह में पानी भर जाने के वजह से हम भयभीत हो गए और तैरना भी नहीं सीख पाए। आपको आता है? राजकुमार शशि ने भी नाम में सिर हिला दिया। प्रेम में डूबने का ही तो आनंद है, जितने गहरे डूबे उतने ऊपर जाएंगे। हमारा ये जीवन शायद बस यहीं तक था शिवा, लेकिन इसी जीवन में हमारा विवाह हुआ और हम जीवन साथी बन बैठे। अब तुमसे जुड़े इस बंधन को पूर्ण करने के लिए हमें अगला जीवन लेना ही पड़ेगा। नाव आगे बढ़ती गई और बाड़मेर का महल पीछे छूटता गया। पानी की तीव्र धार में नौका डगमगाने लगी और बीच में कहीं पर भंवर में फंसकर डूबती चली गई। पानी के किनारे ऊंचाई पर बने महल में खड़े राणा कुंवर बहादुर और उनकी पुत्री तिलोत्तमा ये दृश्य देखते रहे। उनके देखते देखते ही नाव डूब गई और इसके साथ ही डूब गई 2 प्रेमी हृदयों की करुण कथा, उनका प्रथम प्रेम, उनके प्रथम मिलन की पीड़ा। राणा साहब प्रसन्न थे, अतीव प्रसन्न, पर न जाने क्यों तिलोत्तमा का हृदय बुझ गया, क्योंकि वो जानती थी कि शिवप्रिया को तैरना आता था। लेकिन शायद वो समझ गई कि अगर वो यहाँ से किसी भी तरह से राजकुमार को बचा भी ले तो आगे से उनके दुश्मन शायद ही उन्हें जीने दे, इसलिए राजकुमार के साथ वो भी डूब गई। आप दोनों का ही अगला जन्म इस जन्म से अधिक सुखदायी हो और आप एक दूसरे को पा सकें। अगर हम तब तक जीवित रहे तो आपके मिलन के साक्षी अवश्य बनना चाहेंगे। तिलोत्तमा आंसू भरी आंखों से अपने कक्ष की ओर वापस मुड़ गई। राजकुमार की नौका के साथ चल रही बाकी नौकाओं से लोग पानी में कूद पड़े। लोगों ने ढूंढने और उन दोनों को बचाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। अगले दिन दोनों का शरीर नदी के पथरीले घाट पर एक किनारे पर मिला।
दोनों के हाथ एक दूसरे से गूंथे थे और चेहरे क्यों लग रहे थे जैसे दोनों गहरी ही नींद में सो गए हों। गौरा दीदी की आंखों से पानी गिर रहा था और जिन्हें बिना पहुंचे ही वो जीवन का पिछला कड़वा सच सुन रही थी। इतना सुनकर लपटन साहब भी विचलित हो गए थे और मेरी तो हालत खराब हो चुकी थी। मुझे यूं लग रहा था कि मठाधीश कहानी सुना नहीं दिखा रहे हैं। मुझे गौरा दीदी और लपटन साहब की प्रेम कहानियों का साक्षी बनने का मौका मिला था। मैं भी लेकिन उस वक्त नहीं जानता था कि इनके प्रेम का कहां तक गवाह बनूंगा। गौरा दीदी का गला रुंध गया था, उनके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। लपटन साहब भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं लग रहे थे। उन दोनों को यूं उदास देख मैं भी बुझ गया था कि फिर मुझे ध्यान आया कि मठाधीश के अनुसार तो ये अगले जन्म में मिले ही होंगे। आखिर मैंने पूछ लिया, गुरुवर उसके बाद क्या हुआ? वो जन्म तो वहीं समाप्त हो गया, तो क्या गौरा दीदी और लपटन साहब फिर मिले? उन्होंने मेरी बात आधी में ही काट दी। हाँ, इन दोनों का जन्म एक बार फिर हुआ और अपने जन्म के ठीक 20 वर्ष बाद ये दोनों वापस मिले। जन्म तो राजकुमार शशि का उसी साल हो गया था जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई और शिवप्रिया का कुछ 4-5 सालों तक अलग अलग योनि में भटकने के बाद कन्या रूप में जन्म हुआ। लेकिन इनका मिलना कुछ समय बाद हुआ। अब की बार इनका जन्म काठियावाड़ में हुआ था। वहीं पास पास लगे खूब सारे गांव थे। उन आसपास के 11 गांवों के प्रधान थे महादेव के पिता। उन्हीं गांव में से एक गांव में रहती थी उमा। सन 1899 महादेव 19 वर्ष का हो चुका था। उसके पिता को बस उसके विवाह की कोई चिंता नहीं थी। बाकी सारे गांव के कस्बे के लिए महादेव की उम्र निकली जा रही थी, पर लड़का था कि ब्याह के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसके साथ ही लड़कों के बच्चे चलने तक लगे थे और एक ये था कि ब्याह की तरफ इसका कोई ध्यान ही नहीं था। पर इस बार उसकी दादी जिद पर अड़ गई। आखिर कब तक लड़का ऐसे ही बैठा रहेगा? अब उसके लिए भी लड़की देखनी शुरू करनी होगी। घर के दालान में यही बातें प्रधान को सुनाकर दादी अम्मा अपनी जगह पर खड़ी हुई कि भर भराकर गिर पड़ी। जाने क्या हुआ, घुटने शरीर का वजन सह न सके और वो गिर पड़ी। महादेव ही उन्हें बैलगाड़ी में बैठाकर पास के गांव के वैद्य जी के पास ले गया था। पास ही के गांव के वैद्य जी का आसपास के सभी गांव में बड़ा नाम था। बस मरीज का हाथ पकड़कर नब्ज पर अंगूठा रख वो आंखें मूंदते और तुरंत ही रोग पकड़ लेते। जाने कहां से जड़ी बूटी लाते और कूट पीस कर ऐसी अचूक औषधि तैयार करते कि पुरानी से पुरानी बीमारी भी हताश हो रोगी की देह त्याग जाती। उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो बीच बीच में हिमालय भी जाते हैं अपने लिए औषध संग्रह करने। धन धान्य के साथ ही उन्होंने नाम भी बहुत कमाया। बस भगवान संतान देने में कृपणता कर गए। उनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम उन्होंने अपने आराध्य देवता से जोड़कर रखा था, उमा। एक ही प्यारी पुत्री होने से वो भी उसे ससुराल भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसलिए 15 बरस की हो जाने पर भी उमा का ब्याह नहीं हुआ था। उमा को अपने बाबा के साथ दवाइयां और काढ़े बनाने में बहुत ही रस मिलता। इसी से उसके पिता अक्सर हंसी हंसी में कहा भी करते, मेरी बेटी मुझसे वैद्य बनेगी। और उमा चिढ़ जाती, इसकी उम्र में हमारी ही एक जचकी होकर बिगड़ भी चुकी थी और आपने आज तक अपनी बिटिया को ब्याह नहीं? कितनी गलत बात है। माँ बाबा की बहस के बीच वो कुलांचे भरती और अपने ही घर के बाहर बनी औषध वाटिका में मगन हो औषधियां चुनने चली जाती या पास बह रहे झरने के पास मिलने वाले फूलों फलों को बीनने लगती। ऐसे ही उस सुबह वो झरने के पास से कुछ फूल चुनकर पूजा के लिए लेकर आई ही थी कि बगीचे पर उसकी भेंट महादेव और उसकी दादी से हो गई। जी कहिए, क्या काम है? महादेव ने उसे एक नजर देखा और घर के अंदर जाने लगा। उसे अंदर जाते देख उसके पीछे दौड़ पड़ी। अरे सुनो, जवाब दो भाई, कौन हो, क्या काम है? महादेव को लगा कि ये लड़की काम वाली अपने हारिन है, वैद्य से मिलना था। हाँ तो बताओ क्या काम था? अब महादेव को उस पर गुस्सा आने लगा। आपसे क्या मतलब? मुझे वैद्य से ही काम है। मैं ही वैद्य हूँ, कहिए। इतनी छोटी वैद्य? उमा ने आंखें तरेर कर देखा और उसे अंदर बैठने को बोल खुद औषधियों को सही करने लगी। बोलिए, कहाँ दर्द है आपको? महादेव को अब भी उस लड़की पर विश्वास नहीं हो रहा था। उतनी देर में वो महादेव का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर उसकी नब्ज देखने लगी और वो अपने ऊपर अचानक हुए इस हमले से सक पकाकर चुप बैठा रहा। महादेव को अब भी उस लड़की पर विश्वास नहीं हो रहा था। उतनी देर में वो महादेव का हाथ पकड़कर आंखें बंद कर उसकी नब्ज देखने लगी और वो अपने ऊपर अचानक हुए इस हमले से सक पकाकर चुप बैठा रहा। ए लड़की, हम नहीं है बीमार और तुम कैसे इतनी छोटी सी उम्र में वैद्य बन गई? जाओ अपने बाबूजी को बुलाओ, हम मिल चुके हैं वैद्य जी से। दादी से पड़ती डांट सुन उमा अपनी जीभ काट कर रह गई। लेकिन इतनी जल्दी हार मान जाए तो वो उमा कैसी हुई? उसने भी पलटकर उतने ही जोश से जवाब दिया, हाँ तो जा रहे हैं, बुलाकर लाते हैं बाबूजी को। लेकिन इनकी भी तो गलती ठहरी। हम ठहरे वैद्य की बेटी और हमें काम वाली समझ लिया। हमारे बापूजी ने भी हमें सब सिखा दिया है, रोग निदान करना, पट्टी बांधना, औषधियां बनाना, काढ़ा बनाना, सब कुछ आता है हमें। हाँ हाँ समझ गई मैं, तुम्हें सब आता है। अब जाओ बिटिया, देरी ना करो, बुलाओ वैद्य को। बाहर की खटर पटर सुन वैद्य अपना काम आधे में छोड़ बाहर चले आए। प्रधान की मां को उन्होंने पहचान लिया। सादर उन्हें बैठाकर उनका हालचाल पूछने लगे। वो अम्मा जी एक रस औषधि बना रहे थे, उसी के लिए पारा मर्दन कर रहे थे, इसलिए बाहर नहीं आ पाए। आप बताइए क्या कष्ट है आपको? अब वैद्य जी कष्ट क्या बताएं, कष्ट तो जीवन के पैदा होते ही हमसे जुड़ जाता है और आखिरी सांस तक चलता रहता है। अब देखो, हमारा पोता 19 बरस का हो गया लेकिन अभी तक लड़की नहीं मिली इसके लिए। अम्मा जी वैद्य जी के सवाल को समझ नहीं पाई और अपनी सामाजिक व्यथा की इतनी उम्र हो जाने पर भी उनका पोता अब तक कुंवारा बैठा है को ही गाने लगी। वैद्य जी हल्के से मुस्कुराकर अपने कागज पर कलम स्याही में डुबाकर उनका नाम लिखने लगे। शरीर में क्या कष्ट है माता जी, वह पूछ रहा हूँ। अपनी बात पर झेपकर अम्मा जी ने वैद्य जी को अपना कष्ट बताना शुरू किया। वैद्य जी ने कुछ पथ्य अपथ्य के साथ साथ कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये बता दिया। ये सब उन्हें विस्तार पूर्वक बताकर औषधियों की पर्ची उमा को पकड़ा दी। उनके लिखे अनुसार औषधियों को कूट पीस कर आपस में मिलाकर पुड़िया बांधने की जिम्मेदारी उसी पर थी। उमा पर्चा लिए दूसरी तरफ जाने लगी। एक बार फिर वहीं बैठे महादेव की उस पर नजर पड़ गई। वो उसे ही देख रहा था और उन दोनों को देखती अम्मा जी मुस्कुरा रही थी। पर्चा देने के बाद वैद्य जी ने अम्मा जी को प्रणाम किया और भीतर जाने को हुए कि अम्मा जी ने उन्हें रोक लिया। वैद्य जी, एक और बात कहनी थी आपसे। हाँ हाँ कहिए माता जी। ये बिटिया आपकी ही है ना? जी हमारी है। ब्याह हो गया इसका? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। कितने बरस की हो गई? जी इसी सावन 15 को लगी है। ब्याह का नहीं सोच रहे हैं क्या? सोच तो रहे हैं लेकिन कोई लड़का माफी की नहीं मिल रहा। अम्मा जी ने आंखों से महादेव की ओर इशारा किया। उनका इशारा पाते ही वैद्य जी ने भी महादेव को देखा। अब तक महादेव कमरे से बाहर बनी वाटिका में घूम घूम कर औषधीय पौधों को देख रहा था। कभी मौलसरी के फूल उठाकर सूंघता, कभी हरड़ के कच्चे फलों को हाथ में ले इधर उधर कर देखता घूम रहा था। कमरे की दूसरी ओर उमा दवाओं को कूट पीस रही थी। वैद्य जी की आंखों में ठंडक पड़ गई। उन्होंने सामने बैठी अम्मा जी के सामने हाथ जोड़ दिए। लेकिन क्या प्रधान जी तैयार हो जाएंगे? मैं तो एक गरीब वैद्य हूँ, न जमीन है न खेत, क्या दूंगा अपनी बेटी को? जमीन और खेत सब है मेरे बेटे के पास, बस हमारे घर को एक अच्छी लड़की चाहिए जो आपके पास है वैद्य जी। कल आ जाओ और प्रधान से बात कर लो। हाथ जोड़े वैद्य जी ने हामी से हिला दिया। औषधियों की पोटली महादेव को पकड़ाकर उमा जाने लगी कि अम्मा जी ने उस पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। खूब फलने फूलने का आशीर्वाद आखिर क्यों दे रही हैं, यही सोचती उमा अंदर चली गई और महादेव गाड़ी हाँक कर अपने गांव की ओर मुड़ गया। अगले ही दिन वैद्य जी अपने कुछ विश्वास पात्र मित्रों के साथ प्रधान जी से मिलने पहुंच गए और महादेव के साथ उमा का ब्याह तय कराए। आसपास की कोई तिथि नहीं थी, इसलिए लगभग 10 महीने बाद की तिथि तय हुई। प्रधान जी के एक विशेष पंडित जी थे जिनसे बिना सलाह के प्रधान कोई काम नहीं किया करते थे। उन्हीं पंडित जी ने तिथि बाद की निकाली और बाकियों ने भी समर्थन कर दिया।
ठीक ही तो है प्रधान जी, वैसे भी इस साल बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है। अब ऐसे में शादी ब्याह की सुविधा कैसे होगी भला? अब लोग कुछ भी सोचें और कितनी भी देर करें, मगर महादेव के मन में तो वो छोटी सी चुलबुली वैदिक घर कर गई थी। लेकिन पूरे 4 गांव पार कर वैद्य जी के घर बिना किसी कारण के जाए भी तो नहीं जा सकता। अभी तो ब्याह बस तय हुआ है, फेरे थोड़े ना हुए हैं। यही सोचता महादेव बाहर अपने दोस्त से मिलने निकल गया। ये वो वक्त था जब मॉनसून बिना बरसे जा चुका था, फसलें पानी की कमी से चौपट हुई पड़ी थी और उस पर अंग्रेजी हुक्मरान महसूल में कोई कमी नहीं कर रही थी। गांव के कुछ नौजवान सरकारी कर के विरोध में मोर्चा खोलकर बैठे थे। इसका नेतृत्व कर रहा था दयाल। दयाल गरीब किसान का बेटा था और महादेव का बचपन का दोस्त था। समझदार होते ही वो अपने पिता के साथ किसानी में लग गया था। उसने कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रखी थी, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत के नफे नुकसान से परिचित था। महादेव का इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए जैसे कोई और सरकार वैसे ही अंग्रेजी सरकार भी थी। ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजों का तरफदार था पर खिलाफ भी नहीं था। खुद भी शांति से जियो और बाकियों को भी जीने देने का उसका सामान्य सा सिद्धांत था। बस इसी बात पर दोनों दोस्तों की सोच अलग थी, लेकिन थे दोनों ही जिगरी। दयाल अपने लोगों के बीच ओजपूर्ण भाषण दे ही रहा था कि महादेव वहां पहुंच गया और खींच के उसे अपने साथ लेकर एक तरफ निकल गया। अरे कहां ले जा रहे हो महादेव, कुछ बताओगे भी? क्यों, अगर नहीं बताएंगे तो चलोगे नहीं? अंग्रेजों के हाथों तुम्हें सौंपने जा रहे हैं कि देख लीजिए साहब, यही वो आदमी है जो अराजकता फैला रहा है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, अब तुम ठहरे प्रधान के लड़के, तुम्हारे लिए कर देना न देना सब बराबर है। पर हमारे जैसों का सोचो जरा, इस साल फसल भी नहीं हुई है पर साल का अनाज पड़ा है, उससे काम चल जाएगा। पर अगर अगले साल भी बारिश न हुई तो अकाल के हालात पैदा हो जाएंगे, लोग भूखों मरेंगे, समझे? और उस पर ये अत्याचारी अंग्रेज यहाँ खुद खाने का निवाला नहीं है और इन्हें महसूल वसूलना है। महादेव दयाल की बात सुन सोच में पड़ गया। क्या हुआ महादेव, अब तुम क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ बाबूजी के पास कितना रुपया होगा, क्या उनके रुपयों से गांव भर का महसूल भरा जा सकता है? क्या हमारी कोठरियों के अनाज से गांव भर का पेट भरा जा सकता है? भाग 15। दयाल ने महादेव को गले लगा लिया। अरे मेरे भाई, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। बस अंग्रेज सरकार 2 साल का माफ कर देकर तो हमारे गुजर बसर लायक तो है ही हमारे पास। तो फिर चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। इससे अच्छी क्या बात होगी? पर ये तो बताओ, तुम्हारा इस समय यहाँ आना कैसे हुआ? इस वक्त तो तुम वही देखा करते हो ना? हाँ, वो सिर में बहुत दर्द था, बस